हेलो बच्चों। तो भाई गोस थ्योरम की एप्लीकेशन हमारी चल रही थी और इसमें हमने दो एप्लीकेशंस डिस्कस कर ली थी। पहली एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी हमने। इनफाइनाइट लेंथ का कोई वायर आपको दे रहा हुआ था और वो यूनिफॉर्मली चार्ज था। उसके कारण किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम गोस थ्योरम का यूज़ करके वहाँ पर हमने निकाली थी। इसी तरह से दूसरा केस हमने लिया था भाई किस चीज़ का, स्फेरिकल सेल का। एक आउटसाइड उस सेल के हमने कोई पॉइंट लिया था जिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी यूजिंग गोस थ्योरम, और एक इनसाइड हमने पॉइंट लिया था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी, और एक सरफेस के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी। इसके बाद अगली एप्लीकेशन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे भाई थर्ड एप्लीकेशन। और थर्ड एप्लीकेशन कौन सी होगी, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a thin infinite plane sheet of charge। कोई थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज दे रखी है भाई, और उसके कारण अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो रिज़ल्ट यहाँ पर कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए मान लीजिए हमने ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज लेकर चल रहे हैं जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अब इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो किसी गिवन पॉइंट पर, तो वो किस तरह से गोस थ्योरम का यूज़ करके किस तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो अब आप जानते हैं गोस थ्योरम का यूज़ करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है भाई, सरफेस एरिया की। और सरफेस एरिया के लिए फिर हम क्या ड्रा करते हैं, एक गॉसियन सरफेस। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट आपका दे रखा है और इस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इसको सराउंड करता हुआ एक गॉसियन सरफेस यहाँ पर हम लेकर चलेंगे भाई, और वो गॉसियन सरफेस जैसा कि शेप से दिखाई दे ही रहा है, वो गॉसियन सरफेस किस शेप में बन रहा है भाई, सिलेंड्रिकल शेप में। तो यहाँ पर ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ले लिया। अब यहाँ पर इनसाइड अगर बात करते हैं तो इसके एजेस पर जितना सरफेस एरिया कवर हो रहा है उतना ही सरफेस एरिया यहाँ पर कवर होगा। अब मान लीजिए कोई ये पॉइंट आपका ए दे रखा है, जिस पॉइंट ए पर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस सरफेस का नॉर्मल कंपोनेंट इस साइड में आ जाएगा भाई। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करते हैं तो पॉजिटिव से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो ये जो शीट ऑफ चार्ज इसके कारण एक तो डायरेक्शन यहाँ पर सरफेस एरिया की नॉर्मल कंपोनेंट की आ जाएगी और दूसरी डायरेक्शन यहाँ पर किस चीज़ की आ जाएगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसी तरह से अगर इस साइड में इस एज की बात करते हैं, यहाँ पर इस सरफेस एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट इस साइड में लाई कर रहा है और इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटवर्ड डायरेक्शन में यही रहेगी। तो ई की हो गई, और ये एक एन कैप यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, जो नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पर सरफेस एरिया का लेकर चल रहे हैं।
अब अगर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की नॉर्मल कंपोनेंट की बात की जाए तो उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। तो अब बात आती है भाई गोस थ्योरम का यूज़ करने के लिए हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए भाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट लेकर चलते हैं तो उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, उस सरफेस एरिया का जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है भाई, 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया के कारण कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा वो किसके कारण जनरेट होगा भाई, ये जो एजेस पर जो दो सरफेस एरिया यहाँ पर दिखा रखे हैं इनके कारण यहाँ पर किस चीज़ की वैल्यू भाई, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर एडजस्ट करेगी। तो फ्लक्स की वैल्यू के लिए अगर ये पूरा का पूरा सरफेस एरिया यहाँ पर हम ds से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ds से रिप्रेजेंट करवाते हो तो यहाँ पर ये सरफेस एरिया भी कितना आ जाएगा भाई, ds आ जाएगा। अब अगर हम इस पॉइंट पर ये पॉइंट A लिया, ये पॉइंट B ले लिया, तो पॉइंट A पर अगर फ्लक्स की बात करते हैं और उसको φ1 से रिप्रेजेंट करवाते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगी भाई, इट विल बी EDS कोस थीटा होता है। अब वहाँ पर आपने देखा था फ्लक्स की जब वैल्यू निकालते हैं तो इंटीग्रल साइन लगाते हैं। इंटीग्रल वहाँ पर क्यों लगाते हैं, क्योंकि स्मॉल सरफेस एरिया इकाइयों को ऐड किया जाता है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो पूरा ही सरफेस एरिया हम ds से लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो φ1 की वैल्यू यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगी, EDS और साथ में कोस थीटा। थीटा आप देखो E और सरफेस एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसीलिए इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0, और कोस 0 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, तो इसकी वैल्यू EDS आ जाएगी। अब ये इस चार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर लाई कर रहा था, r डिस्टेंस पर। मान लीजिए ये पॉइंट B हमारा किस पर है, r डिस्टेंस पर लाई कर रहा हो। हालांकि फिगर में कम ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब डिस्टेंस की अगर बात करें तो जनरल केस पॉइंट चार्ज में जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट निकाला था तो वहाँ पर तो आपने जनरल रिजल्ट निकाला था E का 1/4πε0 क्या हुआ अपॉन r²। लेकिन यहाँ पर चेक करेंगे क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो उसके लिए अभी रिजल्ट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू EDS आ गई। ऐसे ही यहाँ पर भी सरफेस एरिया का नॉर्मल कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0, और कोस 0 की वैल्यू 1 होने के कारण यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो भी कितनी आ जाएगी भाई, EDS। φ2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, EDS। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात की जाए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये किसके इक्वल आएगा भाई, φ1 प्लस φ2, φ1 प्लस φ2। φ1 की वैल्यू आपके पास पता है, φ2 की वैल्यू आपके पास पता है, दोनों को ऐड कर दो, कितनी आ जाएगी भाई, EDS प्लस EDS किसके इक्वल आ जाएगी, 2EDS। अब गोस थ्योरम क्या कहती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किसके इक्वल बताई थी, 1/ε0 चार्ज परसेंट। तो चार्ज यहाँ पर जो इस सीट पर चार्ज परसेंट है वो कितना चार्ज परसेंट है भाई, Q। और इस चार्ज के कारण क्योंकि एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पर इसके कारण एक सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लाई करेगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू इसके इक्वल होती है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। और यहाँ पर सरफेस एरिया जो हम लेकर चल रहे हैं वो कितना लेकर चल रहे हैं भाई, ds। तो यहाँ पर देखिए भाई, अब
इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम किसके इक्वल हो जाएगी, इट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर अगर ई इस क्यू का रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो क्यू का रिजल्ट यहाँ से निकाला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा भाई, सिग्मा इंटू डी एस। तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से ई की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो देखिए डी एस से डी एस कैंसिल आउट, और ई की वैल्यू यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब देखिए इस वैल्यू में क्या कहीं पर आर की वैल्यू लाई कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में क्या कहीं पर आर यूज हो रहा है, जो डिस्टेंस है आर का यहाँ पर कोई रोल नहीं प्ले हो रहा। आर का रोल प्ले नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई चाहे पॉइंट हम यहाँ ले रहे हों, चाहे यहाँ ले रहे हों, चाहे यहाँ ले रहे हों, इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज से कितनी भी डिस्टेंस पर पॉइंट लिया जा रहा हो, हर एक पर वैल्यू क्या लाई करेगी, सेम लाई करेगी। मीन्स वो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया भाई, इंडिपेंडेंट हो गया। अब अगला केस इसी से रिलेटेड लेकर चलते हैं भाई। अभी तक तो हमने एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज ली है, अब ऐसी ही प्लेन शीट ऑफ चार्ज दो हों और वो पैरेलल शीट ऑफ चार्ज हमारे पास दे रखी हों, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की रिजल्ट किस तरह से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ये मान लीजिए एक शीट ऑफ चार्ज ये है, और दूसरी शीट ऑफ चार्ज ये है। इस पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पर अगर हम किस चीज़ की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो देखिए इन प्लेन शीट ऑफ चार्ज से रिलेटेड 3 रीजन आ रहे हैं। फर्स्ट रीजन तो बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट साइड में, इन दोनों शीट्स के, इसके भी लेफ्ट में आ रहा है और इसके भी लेफ्ट में। सेकंड रीजन आ रहा है इन बिटवीन द प्लेन शीट, और थर्ड रीजन आ रहा है भाई राइट मोस्ट रीजन में। तो किस तरह से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लाई करेंगी, वो केस यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर रहेगी भाई, आउटवर्ड, तो ये E1 का केस आ जाएगा। इसी तरह से इस पॉजिटिव शीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस साइड में रहेगी, तो ये E2 का केस आ जाएगा। अब इन बिटवीन की बात करें तो इसके कारण तो डायरेक्शन ये रहेगी भाई E1, और इसके कारण डायरेक्शन ये रहेगी भाई E2। अगर थर्ड रीजन की बात करें तो इसके कारण आउटवर्ड ये डायरेक्शन रहेगी, ये तो हो जाएगी इसके कारण भी इस साइड में और इसके कारण भी इस साइड में, तो दोनों की डायरेक्शन इसी साइड में आ जाएगी। अब देखिए ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का केस यहाँ पर स्टडी किया। अब मैग्नीट्यूड की अगर बात करते हैं तो एक प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट अभी अभी निकाला था, कितना आया था, ई का रिजल्ट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यही रिजल्ट यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, तो E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अब ये दोनों लेफ़्ट साइड में है इसलिए, और लेफ़्ट साइड में अगर हम साइन कन्वेंशन नेगेटिव यूज़ कर रहे हों तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में बताइए -E1 -E2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और एक E1 की की वैल्यू आपने पढ़ी थी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू अगर हम अलग अलग लेकर चल रहे हैं तो -σ1 और -σ2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा।
यहाँ से देखिए अब -1/2 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इसी तरह से अगर सेकेंड रीजन में बात करते हैं तो एक तो राइट साइड में जा रहा है, एक लेफ़्ट साइड में। तो राइट साइड वाला तो विद पॉजिटिव साइन आ जाएगा और लेफ़्ट साइड वाला विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो E1 माइनस E2 का केस बन जाएगा। अब E1 माइनस E2 का केस यहाँ पर अगर आप लेकर चलेंगे तो इसकी वैल्यू वही रख दीजिए, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। वही 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब बात करते हैं भाई थर्ड रीजन की। तो थर्ड रीजन में देखिए दोनों राइट साइड में हैं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सम हो जाएगा और ये वैल्यू रख देंगे तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनल रिजल्ट 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आ जाएगा। अब इसी का स्पेशल केस हम अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर तो ये दोनों शीट कैसी थी भाई, पॉजिटिवली चार्ज। इनमें से अगर एक शीट पॉजिटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो केस देखिए। तो पॉजिटिव चार्ज वाली शीट की तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके साथ लेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ, और नेगेटिव जो सिग्मा 2 आ जाएगी वो माइनस सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे भाई। ये वैल्यू रिप्रेजेंट होने के बाद फर्स्ट रीजन में तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आया, -1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 की जगह तो सिग्मा रखो और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा। माइनस किसके कारण आया, क्योंकि दूसरी शीट हम कैसे लेकर चल रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो सिग्मा माइनस सिग्मा और सिग्मा माइनस सिग्मा, तो ये रिजल्ट कितना आ गया भाई, 0। सेकंड केस में अगर आप पुट करेंगे तो सिग्मा 1 की जगह सिग्मा और माइनस, और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, और नीचे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस माइनस प्लस होके ये वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया भाई, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। और भाई लास्ट केस में, थर्ड केस में हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 की जगह सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। तो जब दो अपोजिटली चार्ज शीट लेकर चलते हैं तो उस केस में फर्स्ट रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है और थर्ड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लाई करेगा, इन बिटवीन द प्लेट, और वो वैल्यू किसके इक्वल होगी भाई, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आगे काम आएगा जब हम कैपेसिटर का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। वहाँ पर दो प्लेट लेकर चलेंगे जिसमें एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पर नेगेटिव चार्ज, और उन दोनों प्लेट के बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आएगी तो यही रिज़ल्ट वहाँ पर पुट किया जाएगा, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। तो इसके साथ ही भाई एप्लीकेशंस ऑफ गोस थ्योरम यहाँ पर कंप्लीट होती हैं।